नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको बीए पार्ट प्रथम के फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में बताने जा रहा हूँ। टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जीन ने सन 1919 में किया। जेफरीन नामक विद्वान ने उक्त परिकल्पना में से सन 1938 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए, जिससे इस परिकल्पना का महत्व और अधिक बढ़ गया। तो देखिए, जेम्स जीन जो परिकल्पना है इसका प्रतिपादन कब हुआ? 1919 में, और 1939 में इसे कुछ संशोधन करके अपनाया गया। यह ज्वारीय परिकल्पना आधुनिक परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों में से एक है जिसे अन्य की अपेक्षा अधिक समर्थन प्राप्त है। अपनी संकल्पना की पुष्टि के लिए जीन्स कुछ तथ्यों को स्वयं मानकर चलते हैं। इस प्रकार ज्वारीय परिकल्पना प्रतिपादन द्वारा कुछ कल्पित तथ्यों पर आधारित है। अब वो कौन कौन से तथ्य हैं जो इन्होंने माने हैं? नंबर 1, सौरमंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। नंबर 3, सूर्य के साथ ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा था। नंबर 4, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था तथा अपनी जगह पर ही घूम रहा था। नंबर 5, साथी तारा एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वह सूर्य के निकट आ रहा था। नंबर 6, साथी तारा आकार तथा आयतन में सूर्य से बहुत अधिक विशाल था। नंबर 7, पास आते हुए तारे द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ा। इस प्रकार उन्होंने 7 अपनी कल्पनाएं मानी। इस प्रकार उपर्युक्त स्वयं कल्पित तथ्यों के आधार पर जीन्स महोदय ने बताया कि साथी तारा निरंतर एक पथ के सहारे सूर्य की ओर अग्रसर हो रहा था, जिस कारण साथी तारे की आकर्षण शक्ति द्वारा वायव्य ज्वार का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ने लगा। फलस्वरूप सूर्य के ज्वार उत्पन्न होने लगा। यह ज्वारीय क्रिया सूर्य में उस प्रकार संभव हो सकी जिस प्रकार वर्तमान समय में पृथ्वी के निकट चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी में महासागरों में ज्वार उत्पन्न हो जाता है। जो जो विशालकाय तारा सूर्य के पास आता गया तो उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती गई तथा ज्वार की तीव्रता बढ़ती गई। जब तारा सूर्य के निकटतम दूरी पर आया तो उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक हो गई, जिस कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के बाह्य भाग में उठा। सिगार के आकार वाले इस भाग को फिलामेंट कहा गया। सूर्य के निकटतम दूरी पर पहुंचने के कारण तारे की अधिकतम आकर्षण शक्ति के प्रभाव से एक विशाल फिलामेंट सूर्य से हटकर तारे की तरफ अग्रसर हुआ। जीन्स के अनुसार पास आने वाला तारा सूर्य के मार्ग पर नहीं था, अतः यह सूर्य के आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार तारे के दूर निकल जाने के कारण फिलामेंट तारे के साथ न जा सका, वरन वह सूर्य के चारों ओर ही परिभ्रमण करने लगा। प्रश्न यह उठता है कि इस स्थिति में जब तारा अधिक दूर चला गया तो फिलामेंट सूर्य के पास पुनः वापस क्यों नहीं आ गया? क्या सरल है। जब फिलामेंट टूटकर तारे से तरफ अग्रसर हुआ, उस परिस्थिति में यह सूर्य की आकर्षण शक्ति के क्षेत्र से बाहर हो गया, अतः वह सूर्य का ही चक्कर लगाने लगा, वापस नहीं आ सका। कुछ समय पश्चात साथी तारा सूर्य से इतना दूर चला गया कि पुनः कोई बाह्य भाग फिलामेंट सूर्य से अलग नहीं हो सका। आगे चलकर सूर्य से निकला हुआ ज्वारीय पदार्थ सिगार के आकार में अत्यधिक लंबा हो गया, जिसका मध्य भाग अधिक मोटा एवं चौड़ा तथा दोनों किनारे वाले भाग अत्यधिक पतले थे। किनारों के पतला होने का मुख्य कारण साथी तारा तथा सूर्य की आकर्षण शक्ति का प्रभाव ही बताया जाता है। फिलामेंट में गति या परिभ्रमण का आविर्भाव दूर होते हुए तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिंचाव के कारण हुआ था। अब मुख्य समस्या यह रह जाती है कि फिलामेंट से ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। सूर्य के अलगाव के बाद फिलामेंट शीतल होने लगा, जिस कारण उसके आकार में संकुचन प्रारंभ हो गया। इस संकुचन के कारण फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया तथा प्रत्येक भाग घनीभूत होकर के ग्रह के रूप में बदल गया।
इस क्रिया से फिलामेंट से 9 ग्रहों की रचना संभव हुई। इसी प्रक्रिया के अनुसार सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ग्रहों पर ज्वार उत्पन्न होने से उससे कुछ पदार्थ अलग हो गए जो घनीभूत होकर के उपग्रह बने। अब यह प्रश्न उठता है कि ग्रह से उपग्रह बनने का क्रम कब तक चलता रहा। जब तक ग्रहों से निकले हुए ज्वारीय पदार्थ बड़े आकार वाले थे तो उनकी केंद्रीय आकर्षण शक्ति अधिक थी। जब तक उपग्रह बनते रहे परंतु तब उनका आकार इतना छोटा होने लगा कि उनकी केंद्रीय आकर्षण शक्ति उन्हें संगठित रखने में असमर्थ हो गई। तब उपग्रहों की रचना समाप्त हो गई। इस प्रकार ग्रहों से उपग्रहों की संख्या ग्रहों के आकार के अनुसार ही निश्चित हुई। इस परिकल्पना द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही सौर मंडल की अनेक समस्याएं भी सुलझी सी प्रतीत होती हैं। जैसे नंबर 1, ग्रहों का क्रम तथा आकार। सूर्य से निस्तृत ज्वारीय फिलामेंट बीच में चौड़ा तथा किनारों की तरफ पतला था। इस प्रकार जब फिलामेंट के टूटने से ग्रहों का निर्माण हुआ तो बड़े ग्रह बीच में तथा छोटे ग्रह किनारों की ओर बने। ग्रहों का यह क्रम वर्तमान सौर मंडल के ग्रहों से पूर्णतया सामंजस्य रखता है। सूर्य की ओर से प्रारंभ करने पर बुध ग्रह सबसे पहले है। यह अधिक छोटा है। इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यह पृथ्वी से छोटा है, आदि एक दूसरे से बड़े होते जाते हैं तथा बीच में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद पुनः ग्रहों का आकार घटता जाता है तथा अंत में कुबेर अत्यंत छोटा ग्रह है। यह तथ्य नीचे हम प्रमाणित करेंगे। जीन्स ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कुबेर ग्रह की खोज से पहले किया था। बाद में अत्यंत लघु ग्रह कुबेर की खोज ने इस परिकल्पना का महत्व और अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि यह परिकल्पना सौरमंडल के सदस्य के क्रम को पूर्णता सिद्ध करती है। केवल मंगल की स्थिति इसके अनुसार ठीक नहीं बैठती है। नंबर 2, उपग्रहों का क्रम। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों के उपग्रहों का निर्माण ग्रहों से निकले हुए ज्वारीय पदार्थ से उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार सूर्य से निकले ज्वारीय पदार्थ से ग्रहों की रचना हुई। इस प्रकार ग्रहों के उपग्रहों का भी वही क्रम है जो कि ग्रहों का, अर्थात एक ग्रह के यदि कई उपग्रह हैं तो सबसे बड़ा उपग्रह बीच में तथा छोटा उपग्रह किनारों की ओर पाया जाता है। यह तथ्य भी वर्तमान उपग्रहों की स्थिति तथा क्रम से पूर्णतया मेल खाता है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि ग्रहों तथा उपग्रहों की रचना एक ही प्रणाली द्वारा हुई होगी। नंबर 3, उपग्रहों की संरचना तथा आकार। इस ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार बड़े ग्रह ब्रह्मांड में अधिक समय तक गैस के रूप में रहे, क्योंकि आकार की विशालता के कारण उनके शीतल होने से में अधिक समय लगा होगा। इस कारण बड़े ग्रहों के उपग्रह अधिक संख्या में बने, परंतु अपेक्षाकृत ये छोटे आकार वाले थे। मध्यम आकार वाले बड़े ग्रहों के समीपवर्ती ग्रहों की कम संख्या में उपग्रह बने, परंतु इनका आकार बड़ा रहा। किनारे वाले ग्रह आकार में छोटे होने के कारण शीघ्र शीतल हो गए होंगे, परिणाम स्वरूप उनके उपग्रहों की रचना नहीं हो पाई होगी। ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष। इस परिकल्पना में अनुसार ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष तथा ग्रह पथ को सूर्य के कक्ष से मेल नहीं खाना चाहिए। सूर्य की आकर्षण शक्ति से ग्रह झुक जाता है तथा यह तथ्य भी वर्तमान ग्रहों के कक्ष से पूर्णतया मेल खाता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह कक्ष में झुका हुआ है। निश्चित वायव्य पदार्थ का आकार। साथी तारा दूर था तो कम आकर्षण के कारण कम पदार्थ बाहर निकला तथा तारा जो पास आता गया बढ़ती आकर्षण शक्ति से पदार्थ की मात्रा बढ़ती गई तथा तारे से सूर्य से निकटतम दूरी पर आने पर निश्चित पदार्थ सबसे अधिक था। पुनः तारे के दूर जाने से आकर्षण शक्ति में कमी के कारण निश्चित पदार्थ की मात्रा घटती गई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निश्चित पदार्थ तारे के आकर्षण शक्ति के अनुपात में थे। परिकल्पना में कुछ संशोधन किए गए। जेफरीज ने ज्वारीय परिकल्पना में जिसके ग्रहों का निर्माण सूर्य एवं पास आते हुए तारे के संयोग से बताया गया है, इसमें उनके अनुसार 2 तारों सूर्य तथा पास आता हुआ तारा के अलावा एक और तारा था जिसे उन्होंने सूर्य का साथी तारा बताया। पास आता हुआ तारा इस साथी तारे
की ही सीध में बढ़ रहा था, जिस कारण दोनों में टक्कर हो गई। परिणाम स्वरूप कुछ भाग आकाश में बिखर गया। जेफरीज के इस संशोधन को मानने पर ग्रहों के परिभ्रमण संबंधी अनेक कठिनाइयां सुलझ जाती है। वे बताते हैं कि ऊपरी सतह से विकिरण द्वारा इन लघु ग्रहों तथा उपग्रहों के बीच ही तरल केंद्र का निर्माण हो गया होगा। इस रूप में पृथ्वी तब तक शीतल होती गई जब तक कि वह पूर्ण रूप से तरल नहीं हो गई। इसके बाद विकिरण द्वारा उष्माहास होने के कारण पृथ्वी के पदार्थ ठोस होने लगे तथा घनत्व के अनुसार उनमें विभिन्न मेखलाएं बन गई। ये सभी घटनाएं शीघ्रता से अल्प समय में घटित हुई होंगी। सिद्धांत का मूल्यांकन। जीन्स द्वारा प्रतिपादित तथा जेफरीज द्वारा संशोधित एवं परिवर्धित ज्वारीय परिकल्पना को बहुत समय तक समर्थन प्राप्त होता रहा तथा लोगों में इसके प्रति अधिक विश्वास हो गया, क्योंकि जीन्स ने यह विश्वास था कि ब्रह्मांड की ग्रह प्रणाली का निर्माण एक अनुपम विधान है। परंतु पिछले कुछ दशकों से इस विचारधारा की कटु आलोचना की गई तथा वर्तमान वैज्ञानिकों ने को जीन्स की यह परिकल्पना मान्य नहीं है। यदि कुछ दशकों के आधुनिक वैज्ञानिकों इस परिकल्पना में संशोधन मान लिए जाएं, तो इस परिकल्पना में कई कठिनाइयां बताई जा सकती हैं। जैसे बी लेविन ने बताया कि ब्रह्मांड में तारे एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित हैं कि उनमें पारस्परिक मुठभेड़ की संभावनाएं बहुत कम हैं। जिस विशाल तारा को सूर्य की ज्वारीय उद्भेदन हुआ, वह तारा पुनः कहाँ चला गया? इस प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं मिलता है। N.A. पारिस्की ने गणितीय परिकल्पना के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया कि जीन्स की परिकल्पना से सूर्य तथा ग्रहों के बीच वास्तविक दूरी का यथार्थ प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी ज्योतिषी रसेल ने इस बात के संकेत प्रकट किए हैं कि सूर्य से इतना पदार्थ निकला होगा जिससे वह बने ग्रह सूर्य से इतनी दूरी तक फैले हों, जो दूरी सूर्य के व्यास से हजारों गुनी बड़ी है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों को सूर्य से अत्यधिक नजदीक होना चाहिए, जबकि वास्तविकता में बहुत दूर हैं। नंबर 4, सूर्य से निस्तृत पदार्थों का घनीभवन किस प्रकार हुआ है, इसका उल्लेख जीन्स ने भली भांति नहीं किया है। संभवतः सूर्य से निचले स्तर में भी पदार्थ निकला होगा तथा तापमान बहुत अधिक रहा होगा। इस परिस्थिति में उसे घनीभूत न होकर के ब्रह्मांड में छिटक जाने चाहिए थे। ग्रहों में अधिक कोणीय गति का आविर्भाव कैसे हुआ, इसका स्पष्टीकरण जीन्स ठीक ढंग से नहीं दे पाए हैं। थैंक यू।